अपन ने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में एक नोट लिखा था क्या कि क्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण पाया जाता है, इस कारण से उनको क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव या आवासीय ठोस कहते हैं। और उसके बाद में अपन ने शुरू किया था विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो पहला ठोस पढ़ लिया था अपन ने आणविक ठोस, और दूसरा ठोस स्टार्ट किया था अपन ने आणविक ठोस। और आणविक ठोस में क्या होते हैं, दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं, और उनके आधार पर तीन प्रकार के क्या थे, आणविक ठोस थे। पहला पढ़ा अपन ने कौन सा, अध्रुवीय आणविक ठोस, जिनके अंदर क्या होता है, अध्रुवीय बल होते हैं, जैसे वान डेर वाल बल। सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, लंदन बल या परिक्षेपण बल, वो क्या पाया जाता है, उन ठोसों के अंदर पाया जाता है। दूसरा प्रकार था उसका ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा था हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ लिया कौन सा, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में कौन कौन से थे, जिनके डायपोल मोमेंट का मान क्या था, 0 था, या जिनकी परफेक्ट जियोमेट्री थी, वो सारे अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, और उनके मध्य जो बल होता है वो क्या होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस। सेकंड ठोस की बात करते हैं अपन, ध्रुवीय आणविक ठोस। देखो ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण कौन से होंगे, ध्रुवीय अणु। इनके परमाणुओं के मध्य क्या लगता है, ध्रुवीय सहसंयोग बल, और इनके अणु आपस में किससे जुड़े होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पहले पॉइंट की, इनके गुणधर्म क्या क्या है। पहला पॉइंट, इन ठोसों के अवयवी कण, इन ठोसों के अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, जो परस्पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं भाई, ध्रुवीय अणु होते हैं, जो परस्पर किससे जुड़े होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तथा इनके परमाणु के मध्य द्विध्रुव तथा इनके परमाणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्यरत होता है। कौन सा बल लगता है भाई इसके मध्य, द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स क्या लगता है, अब देखो अवयवी कण क्या होंगे भाई, इनके अंदर ध्रुवीय अणु, और वे किससे बंधे होंगे, परस्पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा, और इनके जो परमाणु होते हैं उनके मध्य क्या लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल, या आप कह सकते हो द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये किसमें घुलनशील होते हैं भाई, ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये ध्रुवीय विलायकों में कौन सा आ गया, जैसे आपका जल हो गया, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो ये ध्रुवीय प्रकृति के कारण क्या होते हैं भाई, ध्रुवीय विलायकों में किस तरह के विलायक होने चाहिए भाई, अरे समान को घोलता है, तो ध्रुवीय अणु किसमें घुलनशील होंगे, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये ठोस नरम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस कैसे होते हैं भाई,
सुचालक होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलयन क्या होता है भाई, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इनका जलीय विलयन विद्युत का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सामान्यतः आपसे पूछे कि ये ठोस कैसे होते हैं, तो ये ठोस कैसे होते हैं भाई, विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन इनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है भाई इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक, क्योंकि जब आप इनको क्या करते हो, जल के अंदर मिलाते हो या जल के अंदर इनको सॉल्यूशन करते हो, विलायक के अंदर घोलते हो, तो इनका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, और क्या उपलब्ध हो जाते हैं, मुक्त आयन उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण इनका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इनका जलीय विलयन क्या होता है भाई, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन ठोसों का गलनांक व क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक किससे ज्यादा होता है, अध्रुवीय आणविक ठोसों से। क्यों होता है भाई अध्रुवीय आणविक ठोसों से, देखो अध्रुवीय आणविक ठोसों में क्या लग रहे थे, दुर्बल वान डेर वाल्स बल, या आप कह सकते थे सबसे वीकेस्ट और सबसे कमजोर बल कौन सा, लंदन बल या परिक्षेपण बल लग रहा था। तो उनके मध्य क्या थे, जो बल थे वो क्या थे, कमजोर थे, इसके कारण उनको गलनांक और क्वथनांक क्या थे, कम थे। लेकिन इनके अंदर कौन से बल लग रहे हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल, या आप कह सकते हो ध्रुवीय सहसंयोजक बल लग रहे हैं। तो इनको तोड़ने के लिए आपके वान डेर वाल्स बलों से क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये बल क्या होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल आपके वान डेर वाल्स बल से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। इसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोसों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये ठोस भी सामान्य ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं। किसमें रहते हैं भाई, सामान्य ताप पर ये गैसीय अवस्था में रहते हैं या द्रव अवस्था में रहते हैं। लेकिन निम्न ताप पर ठोस अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य ताप पर तो कैसे रहते हैं भाई, द्रव या गैस अवस्था में रहते हैं, लेकिन आप जब टेम्परेचर निम्न कर दोगे तो क्या किस अवस्था में जाएंगे, ठोस अवस्था में प्राप्त करें। देखो टेम्परेचर कम करने का मतलब मैंने आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो में बताया था, दो फैक्टर काम करते हैं, अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा। जब आप तापमान कम करते हो तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, अर्थात अणुओं की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अणु क्या आएंगे, पास आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तित। तो निम्न तापमान पर ये किस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में, और सामान्य तापमान पर क्या रहते हैं, ये गैस अवस्था में। उदाहरण हो गए भाई इसके, जैसे एग्जाम्पल आपका HCl हो गया, SO2 हो गया, इसी तरह से आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये सारे किसमें होने चाहिए, ठोस अवस्था में। तो ये सभी सही क्या हो गया, इसके उदाहरण हो गए। तो ध्रुवीय आणविक ठोसों को एक बार दोबारा सुन लो। इन ठोसों के अवयवी कण कैसे होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, जो परस्पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों द्वारा बने रहते हैं, और इनके परमाणुओं के मध्य क्या लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये किस विलायक
विलायक किस तरह के विलायकों में घुलनशील होते हैं भाई? ध्रुवीय विलायकों में। आप सभी ये बात जानते हो कि समान समान को बोलता था। ध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलायकों में क्या होगा? घुलनशील होगा। ये ठोस क्या होते हैं? नरम तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन इनका जलीय विलयन कैसा होता है भाई? विद्युत का सुचालक होता है। इन ठोसों का गलनांक का क्वथनांक किससे ज्यादा होता है? अध्रुवीय ठोसों से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके मध्य जो वान डेर वाल बल लग रहे थे वो क्या थे? दुर्बल। और ये आपका द्विध्रुव आकर्षण बल क्या है? प्रबल। ये ठोस भी सामान्य ताप पर किस अवस्था में है? गैस अवस्था या द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन निम्न तापमान पर क्या हो जाता है? ठोस अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। क्यों प्राप्त किए जाते हैं? तापमान कम करोगे तो उसमें ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और उसमें ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो इसके अवयवी कण क्या आएंगे? पास पास आएंगे और पास पास आएंगे तो ये किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे? ठोस अवस्था में। तो इनके उदाहरण हो गए आपके HCl, SO2 और क्लोरोफॉर्म CaCl3। ये सभी क्या हो गए? इनके उदाहरण हो गए। अब नेक्स्ट तीसरे प्रकार के ठोसों की बात करते हैं अपन, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। कौन से? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आणविक ठोसों के दो प्रकार कर लिए अपन ने। अध्रुवीय आणविक ठोस जिनके मध्य क्या उपस्थित होते हैं? अध्रुवीय वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं। और दूसरा पढ़ा अपन ने ध्रुवीय आणविक ठोस। अब आणविक ठोसों को तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं अपन, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरा उदाहरण करते हैं अपन, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरा प्रकार सी टाइप क्या है इसका? हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इनके भी क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले बात होगी इनके अवयवी कणों की। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों में भी अवयवी कण क्या होते हैं भाई? आपके ध्रुवीय अणु होते हैं। लेकिन इनके मध्य किस तरह का बल लगता है? हाइड्रोजन बंध लगता है। वहां पे क्या लग रहा था? ध्रुवीय अणुओं में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या आपका क्या कह सकते हो? द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इन ठोसों में भी अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। लेकिन इनके मध्य क्या परस्पर किससे बंधे होते हैं? वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो पहली बात क्या होगी? इन ठोसों के अवयवी कण क्या होते हैं भाई? ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु होते हैं जो परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखो भाई इन ठोसों में भी अवयवी कण क्या होते हैं? आपके ध्रुवीय अणु होते हैं। और इनके मध्य कौन सा बल लगता है भाई? कौन सा बल लगता है या बंध लगता है? आपके हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। सेकंड बात करते हैं अपन, ये ठोस भी क्या होते हैं? नरम और
विद्युत के क्या होते हैं कुचालक। तो सेकंड बात क्या होगी, ये ठोस नरम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस भी क्या होता है नरम होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। भाई देखो प्योर वाटर होता है ना शुद्ध जल, उसके अंदर हाइड्रोजन बंध जुड़ा होता है या आप कह सकते हो बर्फ, तो वो क्या होती है शुद्ध होनी चाहिए, उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। आपने कुछ अशुद्धि मिला दी तो विद्युत का सुचालक हो जाएगी। अभी नोट डाल के लिखेंगे बात, यदि इन ठोसों के अंदर कोई आयनिक लवण जैसे NaCl वगैरह मिला देते हो तो ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अरे बर्फ में अगर आप नमक नहीं मिलाते तो विद्युत की क्या होती है कुचालक होती है। तो ये ठोस क्या होते हैं नरम और विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। सामान्य ताप पर ये ठोस कैसे होते हैं भाई, वाष्पशील द्रव या नरम ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये ठोस वाष्पशील द्रव या नरम ठोस होते हैं। कैसे होते हैं भाई, सामान्य ताप पर ये नरम या वाष्पशील ठोस होते हैं। वहां पे क्या थे वो, या तो गैसीय अवस्था में थे या क्या थे द्रवीय अवस्था में होते हैं। नोट डाल के या नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकी द्रवीय अवस्था में आयनिक लवण जैसे NaCl मिलाने पर ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। देखो सामान्य तापमान ने पढ़ा कि ये ठोस क्या होते हैं विद्युत के कुचालक, लेकिन आपने जैसे ही इनकी द्रवावस्था में क्या मिला दिया, आपने NaCl अपना साधारण नमक होता है, जैसे लवण मिला दिए तो ये कैसे क्या प्रदर्शित करने लग जाएंगे चालकता। क्योंकि देखो जब आपने लवण मिलाया तो लवण मिलाने पर क्या हो जाएगा, इनके अवयवी कणों का क्या हो जाएगा आयनन हो जाएगा, और आयनों का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा, और आयनों का निर्माण हो जाएगा तो वो क्या करेंगे चालकता प्रदर्शित करेंगे या विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे। तो एग्जांपल क्या क्या होंगे भाई इसके, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O सॉलिड बर्फ, या आप कह सकते हो इसको बर्फ। इसी तरह से अमोनिया भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह देखो कोई एल्कोहल एथिल अल्कोहल जैसे C2H5OH सॉलिड, ये क्या हो गए इन सब के उदाहरण। ध्यान रखना बच्चों एग्जाम में आपसे इनके गुणधर्म नहीं पूछते, केवल इस तरह से कोई स्पेशल पॉइंट मैंने लिखा है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्या पूछते हैं आपसे उदाहरण पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं निम्न में से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के उदाहरण कौन कौन से हैं, या ध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरण या अध्रुवीय या आयनिक। आगे बढ़ेंगे अपन नेटवर्क ठोस या सैद्धांतिक ठोस या आप कह सकते हो धात्विक ठोस। तो वहां से आपसे क्या पूछता है वो उदाहरण पूछता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन के अंदर है वो सारे किसके हो जाएंगे इसके उदाहरण, जैसे HF H2O NH3 C2H5OH। तो देखो एक बार दोबारा से देखो इन ठोसों के अवयवी कण कैसे होते हैं ध्रुवीय अणु होते हैं, जो परस्पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं। ये ठोस भी क्या होते हैं नरम और विद्युत के क्या होते हैं कुचालक, क्योंकि कोई आयन नहीं होता ठोस अवस्था में, इस कारण से क्या होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। सामान्य ताप पर या तो ये वाष्पशील द्रव के रूप में अरे जल वेपोराइज हो सकता है, अमोनिया लिक्विड वेपोराइज हो सकता है, या क्या रहते हैं नरम ठोस के रूप में रहते हैं। इनकी द्रवीय अवस्था में आणविक लवण जैसे NaCl मिलाने पर ये क्या प्रदर्शित करते हैं विद्युत
चालकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि जब आपने लवण मिलाया तो इनका खुद का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, और आयनन होने के कारण ही ये क्या प्रदर्शित करते हैं, आपके विद्युत चालकता प्रदर्शित। जैसे जल में मान लो, आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जल में NaCl मिलाया आपने, वाटर में H2, तो देखो क्या बन जाएगा आपका NaOH प्लस HCl, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। इनका क्या होता है भाई, पर्पल अम्ल और पर्पल क्षार का 100% आयनन होता है, अल्फा 100% होता है, तो ये किसमें टूट जाएंगे, Na प्लस OH माइनस H प्लस और Cl माइनस के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ये टूट जाएंगे। इन मुक्त आयनों के कारण क्या प्रदर्शित करेंगे, ये चालकता प्रदर्शित करेंगे। इसी कारण से इनके अंदर क्या, जब आप लवण मिलाते हो तो क्या प्रदर्शित करते हैं, ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। इनके उदाहरण याद रखना, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड अणु होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, आपके इनके उदाहरण होते हैं, हाइड्रोजन आमुदित आणविक ठोसों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो ये अपन ने दूसरा प्रकार पढ़ लिया, क्या, आणविक ठोसों का। तो ये हो गया आपका आणविक ठोस कंप्लीट। इस तरह से अपन ने विभिन्न आबंधन बलों के आधार पर दो प्रकार के ठोस पढ़ लिए। पहला पढ़ा आयनिक ठोस, दूसरा पढ़ा आणविक ठोस। और आणविक ठोसों के तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब देखो तीसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन धात्विक ठोस। जो अपन धात्विक देखते हैं ना, उनमें किस तरह के बल होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। तो जितने भी मेटालिक सॉलिड है वो भी क्या हो गए, उनके अंदर किस तरह से व्यवस्था होती है वो देखते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लो। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन तीसरा टाइप का ठोस, धात्विक ठोस। तीसरे प्रकार का ठोस अपन देखते हैं धात्विक ठोस। देखिए तीसरे प्रकार का ठोस अपन देखते हैं धात्विक ठोस। तो टाइप पढ़ लिया अपने आयनिक ठोस, आणविक ठोस। तीसरा पढ़ते हैं अपन धात्विक ठोस, मेटालिक ठोस। तीसरा प्रकार क्या पढ़ते हैं भाई अपन, धात्विक ठोस। इनके भी क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। देखो पहला पॉइंट, धात्विक ठोस किसके बने होते हैं भाई, धात्विक धनायनों के, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने एक समुद्र में क्या होते हैं, व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, धात्विक ठोस धात्विक धनायनों के, धात्विक धनायनों के बने होते हैं। धात्विक ठोस किसके बने होते हैं भाई, धात्विक धनायनों के बने होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने एक समुद्र में व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। तो देखो अभी देखो आणविक ठोसों में क्या थे, अवयवी कण क्या थे, अणु। आयनिक ठोसों में अवयवी कण क्या थे, आयन। लेकिन धात्विक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं भाई, धनायन होते हैं। ये किसके बने होते हैं, धात्विक धनायन, जो क्या होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये किस तरह से व्यवस्थित होते हैं भाई, इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र पाया जाता है। और किसके बने होते हैं, ये
धनायनों के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही या इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। गलित और ठोस दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। अर्थात जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धात्विक ठोसों के अंदर, उनके कारण ही ये क्या प्रदर्शित करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण, गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये विद्युत तथा ऊष्मा के ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में सुचालक होते हैं। तो धात्विक ठोसों में जो चालकता पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण। देखो धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, अरे वायर होते हैं जिनसे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सभी सभी धातु के बने होते हैं, कोई एल्यूमिनियम का बना होगा या कॉपर का बना होगा, तो वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और ऊष्मा के, जब धात्विक चद्दर को आप गर्म करते हो तो गर्म हो जाती है, एक सिरे को गर्म करते हो तो ऊष्मा कहाँ चली जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ कंडक्शन के द्वारा चली जाती है। तो ये विद्युत तथा ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। देखो चाहे गलित अवस्था हो धातु की, चाहे ठोस अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक। तो आपसे पूछ लिया जाए कि धात्विक ठोसों में चालकता किसके कारण पाई जाती है, भाई आपके इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण पाई जाती है। गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट, इन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक चमक होती है। इनके अंदर क्या होती है, जो धातु के अंदर क्या होती है, चमक होती है ठोसों में, वो इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। और इन्हीं के कारण इनके क्या होता है, रंग प्रदर्शित होते हैं। तो ये ठोस इन ठोसों में मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण धात्विक चमक एवं रंग पाया जाता है। इन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनके अंदर धात्विक चमक और रंग पाया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, संपूर्ण क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं। तो इन ठोसों के अंदर जो धात्विक चमक होती है और रंग होता है वो किसके कारण पाया जाता है, इन मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण। और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं किसके कारण, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और इनके अंदर जो धात्विक चमक होती है और जो इनका रंग पाया जाता है वो भी किसके कारण होता है, इनके कारण ही होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, धात्विक ठोस अत्यधिक आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। क्या होते हैं भाई, आघात वर्धनीय। देखो आघात वर्धनीय और तन्य से मतलब, जब धात्विक ठोसों को आप धातु के ऊपर मारते हो तो आवाज करती है,
और धात्विक ठोसों को आप पीट पीट करके पतली चादर बना सकते हो इनकी, या इनके लंबे वायर बना सकते हो। जो अपन वायर यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इसको पीट पीट करके लंबे किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, अर्थात इनकी पतली चादरें तथा तार खींचे जा सकते हैं। क्या कर सकते हो भाई, पतली चादरें तथा तार खींचे जा सकते हैं। इनको खींच करके तार बना सकते हो, पीट पीट करके क्या बना सकते हो, तार। एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी आप धातु देखते हो सारे सारे क्या हो जाएंगे, धात्विक ठोसों के उदाहरण। तो जैसे कॉपर है आपका, आयरन है आपका, एल्यूमिनियम है आपका, जिंक है आपका, Ag है आपका, Au है आपका। तो जितने भी एटसेट्रा और जितने भी धातुएं हैं वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, धात्विक ठोस के उदाहरण। मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो इस तरह से क्या होते हैं, इनके अंदर धनायन होते हैं, इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, धनायन होते हैं। और ये धनायन चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, इनकी धात्विक कण में इनकी संरचना होती है। तो ये क्या होती है, तो ये तो क्या हो गए भाई इनके धनायन, और ये क्या हो गए डॉट से मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ इस कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं। तो एक बार दोबारा से सुनो, धात्विक ठोसों के आण्विक कण या किसके बने होते हैं, धात्विक धनायनों के बने होते हैं। और ये धनायन किससे घिरे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बने हुए एक समुद्र के अंदर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ होते हैं। और ये क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। इन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या प्रदर्शित करते हैं, ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरी और बात करते हैं, इन ठोसों में ये जो रंग और इनकी जो चमक पाई जाती है धातु के ऊपर, वो किसके कारण पाई जाती है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आगे जाके अपन पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं, वहां पे अपन एफ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। एफ सेंटर के बारे में आपको बताएंगे। वहां पे एफ सेंटर मतलब जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एग्निक इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करते हैं, एफ सेंटर बनाते हैं। तो धातुओं में मेनली अपन वहां पे समझेंगे ये रंग कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या करते हैं, धात्विक चमक और रंग प्रदर्शित करते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। धात्विक ठोस क्या होते हैं, अत्यधिक आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। अर्थात इनको पीट पीट के आप चादर बना सकते हो, या इनको लंबा खींच करके क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या होती है, धात्विक ठोसों के क्या होती है, उदाहरण होते हैं। इस तरह से अपन ने तीसरा ठोस धात्विक ठोस क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अपन ने विभिन्न बंधन बलों के आधार पर तीसरा ठोस कौन सा पढ़ लिया, अपन ने धात्विक ठोस पढ़ लिया है। पहले आयनिक ठोस पढ़ा, फिर आणविक ठोस पढ़ा, और अब क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा धात्विक ठोस।
नेटवर्क ठोस का उदाहरण लीजिए। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि उदाहरण पूछ लेते हैं। तो अपन पढ़ते हैं लास्ट टाइम ठोसों का सहसंयोजक या आणविक ठोस। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं अपन ठोसों का सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। चौथा प्रकार पढ़ते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपस में किससे जुड़े होते हैं? परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में जुड़कर एक विशाल अणु का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोस या आणविक ठोस बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके गुणधर्मों की। इन ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं। अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं भाई? अवयवी कण परमाणु होते हैं जो परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जो प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जो परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं भाई? परमाणु होते हैं। और किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अधातु परमाणु सहसंयोजक बंधों का एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। सहसंयोजक बंधों का एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। तो क्या करते हैं भाई? ये आपस में सहसंयोजक बंध आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं जिससे एक निश्चित ज्यामिति क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। इसी कारण से देखो इनको क्या बोलते हैं? विशाल अणु भी कहते हैं। इसलिए इन ठोसों को विशाल अणु कहते हैं। इन ठोसों को क्या कहते हैं भाई? विशाल अणु। इन ठोसों के अंदर क्या होते हैं? जो आपके अधातु परमाणु होते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर क्या बना देते हैं? एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं जिससे एक निश्चित ज्यामिति क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। और इनको क्या कहते हैं भाई? विशाल अणु कहते हैं। तो क्या बन जाता है भाई? विशाल अणु। सहसंयोजक बंध कैसा होता है भाई? प्रबल और दिशात्मक होता है। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक होते हैं। इसलिए देखो जो आपके सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस होते हैं
ये क्या होते हैं अत्यधिक कठोर तथा विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है प्रबल स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे प्रबल तो क्या होता है भाई आयनिक बंध होता है, उसके बाद में क्या होता है सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है प्रबल होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में क्या होता है दिशात्मक होता है। इसी कारण इसलिए ये ठोस अत्यधिक कठोर तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं सहसंयोजक बंध कैसा होता है भाई प्रबल और दिशात्मक, इसलिए ये ठोस क्या होते हैं अत्यधिक कठोर। अरे हीरा प्रकृति का क्या होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्यों होता है क्योंकि वो किसका उदाहरण है सहसंयोजक ठोस का। भी मैं हीरे की और ग्रेफाइट की संरचना बना के बताऊंगा, वहां पे क्या होता है कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होता है सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और साथ में ये क्या होते हैं विद्युत के कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, ग्रेफाइट के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे क्योंकि वहां से आपसे पूछ सकते हैं छोटा पॉइंट। तो वो क्या होता है केवल और केवल सहसंयोजक ठोसों में ग्रेफाइट क्या होता है विद्युत का कुचालक। वो किस कारण से होता है वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये ठोस क्या होते हैं भाई विद्युत के कुचालक होते हैं। तो नोट डाल के क्या लिखोगे हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा कैसा होता है भाई प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हीरा क्या होता है, कौन सा पदार्थ प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्यों होता है ये प्रकृति का ठोस पदार्थ, क्योंकि अपनी विशाल नेटवर्क संरचना के कारण। क्यों होता है भाई अपनी विशाल नेटवर्क संरचना के कारण क्या होता है हीरा प्रकृति का क्या होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। इन ठोसों के गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। इन ठोसों के गलनांक क्या होते हैं भाई जब प्रबलतम सहसंयोजक बंध है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, वो भी क्या है एक सहसंयोजक ठोस है, तो इनके गलनांक भी क्या होंगे अत्यधिक उच्च होते हैं। अब इसके बाद में ग्रेफाइट के बारे में एक पॉइंट लिखेंगे, इनको नोट करिए। तो सबसे पहले एक बार मैं क्विक रिवाइज करवाता हूँ। सहसंयोजक ठोस या आणविक ठोस। सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं भाई परमाणु होते हैं, जो प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं। इनके बदले कौन से बंध पाए जाते हैं सहसंयोजक बंध। अधातु परमाणु सहसंयोजक बंधों का एक क्या बना लेता है विशाल नेटवर्क, अर्थात एक से दूसरे से जुड़ के क्या बना लेता है एक विशाल नेटवर्क, जो निश्चित ज्यामिति क्रिस्टल का क्या करता है, जिससे क्या हो जाता है निश्चित ज्यामिति क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। इसलिए इन ठोसों को क्या कहते हैं विशाल अणु कहते हैं। सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं भाई प्रबल होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ में क्या होते हैं दिशात्मक होते हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या होते हैं प्रबल और दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये ठोस क्या होते हैं अत्यधिक कठोर तथा विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। ये ठोस कैसे होते हैं भाई कठोर तथा विद्युत के क्या होते हैं कुचालक। हीरा प्रकृति का क्या होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्योंकि अपनी विशाल नेटवर्क संरचना के कारण ऐसा होता है। हीरा क्यों होता है अपनी विशाल नेटवर्क संरचना के कारण सबसे क्या होता है कठोर पदार्थ होता है। इन ठोसों के गलनांक क्या होते हैं अत्यधिक। देखो सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे प्रबलतम बंध है, तो इनके गलनांक भी क्या होंगे सबसे उच्च होते हैं। इसको नोट करो एक बार, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं।
ये सारे के सारे ठोस क्या होते हैं भाई, अत्यधिक कठोर होते हैं, लेकिन इनमें ग्रेफाइट क्या होता है, अपवाद होता है, जो कैसा होता है, नरम ठोस होता है। और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। वो किस कारण से होगा वो अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन। इन ठोसों में सारे सारे ठोस क्या थे, अत्यधिक कठोर थे। इन ठोसों में इसको ध्यान रखना, इन ठोसों में ग्रेफाइट एक नरम ठोस होता है तथा विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है भाई, सुचालक होता है। यह किसके कारण होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है, नरम ठोस तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह गुण इसकी परतीय संरचना के कारण होता है। यह गुण किसके कारण होता है भाई, इसकी परतीय संरचना के कारण होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है भाई, ग्रेफाइट में एक कार्बन किससे जुड़ा होता है, 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और जुड़ करके क्या बनाते हैं, षटकोणीय आकृति बनाते हैं। इसकी प्रत्येक परत में क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो आगे परतीय संरचना की क्या होता है, ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय परतों का निर्माण करता है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन कितने से जुड़ा होता है, 3 कार्बन कार्बन परमाणु से जुड़कर किसका निर्माण करता है, षटकोणीय परतों का निर्माण करता है, तथा प्रत्येक कार्बन परत में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है भाई, प्रत्येक परत में क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक तथा इसकी परतें एक दूसरे पर सरलता से खिसक जाती हैं। सरलता से क्या हो जाती हैं, खिसक जाते हैं, और इसी कारण ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम और चिकनाई युक्त बनाती हैं। जो ग्रेफाइट को मुलायम व चिकनाई युक्त बनाती है। कैसा बनाती है भाई, मुलायम तथा चिकनाई
ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन का संकरण क्या होता है भाई, sp2 होता है। अभी मैं संरचना बना के बताऊंगा किस तरह से sp2 होता है। और हीरे में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, हीरे में कार्बन sp3 संकरित होता है। कैसा होता है भाई, sp3 संकरित होता है। तो देखो इन सभी ठोसों में ग्रेफाइट कैसा होता है, एक नरम ठोस होता है तथा विद्युत का सुचालक है। यह किसके कारण होता है, इसकी परकीय संरचना के कारण। तो ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर किसका निर्माण करता है, षटकोणीय परतों का निर्माण करता है तथा प्रत्येक परत में क्या रहता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक, और इसकी परतें एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं, खिसकने लग जाती है, मतलब आराम से क्या हो सकती है, खिसक सकती है। जो ग्रेफाइट को क्या बनाती है भाई, मुलायम, सॉफ्ट और चिकनाई। अरे पेंसिल की रूल होती है ना, अंदर जो ब्लैक कलर का होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो वो क्या होता है, चमकीला होता है, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से वो क्या बनाती है, ग्रेफाइट को मुलायम तथा चिकनाई बनाते हैं। तथा ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन परमाणु कौन सा संकरित होता है, sp2, और हीरे में कौन सा होता है भाई आपका, sp3। तो ध्यान रखना ग्रेफाइट में sp2 और हीरे में क्या होती है, sp3 होती है। इसको नोट करो, फिर मैं आपको इनकी संरचना बना के बताता हूँ। इनके उदाहरण क्या क्या होंगे भाई, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड आदि क्या होंगे, इसके उदाहरण होंगे। SiO2, AlN, etc. ये सारे क्या होंगे, इनके उदाहरण होंगे। तो इस तरह से अपन ने चौथा ठोस क्या पढ़ लिया, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, SiC, SiO2, SiAlN, ये सारे किसके उदाहरण है आपके, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोसों के क्या है उदाहरण। अब देखो मैं आपको हीरे और ग्रेफाइट की संरचना बना के बता रहा हूँ, किस तरह से वो जुड़ के नेटवर्क ठोस का निर्माण करते हैं। और कार्बन हीरे में sp3 और उसमें क्या होता है, sp2 संकरित होता है। अब बात करते हैं अपन हीरे और ग्रेफाइट की संरचना।
देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन हीरे की सेल। इस तरह से हीरे में कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता की क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो देखो ये सारे के सारे क्या है, कार्बन। इस तरह से क्या होते हैं, ये चतुष्फलकीय होते हैं। सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं। इस तरह से क्या होती है हीरे की संरचना होती है। यहाँ पे देखो ये कार्बन परमाणु है, दो कार्बन ऊपर नीचे दो कार्बन। तो हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है वो किस तरह से जुड़ा होता है भाई, इस तरह से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो एक कार्बन परमाणु किससे जुड़ा होता है, तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। तो ये किसकी संरचना है भाई, हीरा है। हीरे की संरचना क्या है ये। तो इस तरह से क्या होता है, हीरे में परमाणु आपस में जुड़कर एक क्या बना लेते हैं, नेटवर्क ठोस का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन ग्रेफाइट की परकीय संरचना किस तरह से होती है। इस तरह से देखो ग्रेफाइट की परतें इस तरह से क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। इस तरह से देखो इस तरह से क्या होती है, ग्रेफाइट की परकीय संरचना होती है। तो यहाँ पे देखो कैसे क्या होता है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, तीन अन्य कार्बन परमाणु से। किससे जुड़ा होता है भाई, तीन अन्य कार्बन परमाणु से। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, इस तरह से क्या होती है कार्बन की संरचना। तो ये कार्बन किससे जुड़ा होगा भाई, तीन अन्य कार्बन परमाणु। तो कैसा संकरण हो जाएगा आपका, sp2 संकरण। तो इस तरह से ये परतें एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, फिसलती रहती है। ये संरचना नीचे तक बन जाएगी इस तरह से। तो ये क्या होगी, ग्रेफाइट की परकीय संरचना। तो ग्रेफाइट में क्या होती है, सॉफ्टनेस मुलायमता किसके कारण पाई जाती है, ये परतें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, खिसकती है एक दूसरे के ऊपर। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पाया जाता है। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार में से उसने तीन कार्बन के साथ में बंध बना लिया, एक संयोजकता बच गई। तो इस कार्बन के ऊपर क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या प्रदर्शित करता है, अपनी चालकता। तो भाई चार में से तीन इसने पूरी कर ली, एक बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, इसको सुचालक बनाएगा। इस तरह से ये आपकी ग्रेफाइट और हीरे की संरचना होगी। ये दरवाजा किसकी हो गई, ग्रेफाइट की। थोड़ा अच्छे तरीके से आपकी बुक में दे रखी है, मैंने यहाँ पे बना दी है। तो अगर नोट करना चाहते हो, वैसे आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये,
केवल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हीरा जुड़ा होता है, किस तरह से ग्रेफाइट। तो इस तरह से ये जुड़ के किसका निर्माण कर लेते हैं, विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं। इसमें कार्बन क्या होता है, sp3 संकलित, और इसमें क्या होता है sp2 होने के कारण एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है जो क्या प्रदर्शित करता है इसमें चालकता। तो इस तरह से अपन ने विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार पढ़ लिए हैं। तो ये क्या थे, सारे के सारे ठोसों के प्रकार क्या हो गए, कंप्लीट। देखो सबसे पहले अपन ने ठोसों के बारे में पढ़ा, ठोसों के गुणधर्म पढ़े। उसके बाद में मैंने आपको मैन प्रकार जो ठोसों के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ाए। उसके बाद में ठोसों को विभिन्न बंधन बलों के आधार पर बांटा गया 4 भागों में, आयनिक ठोस, आणविक ठोस। आणविक ठोसों को 3 भागों में, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। और इसी तरह से तीसरा क्या पढ़ा अपन ने, धात्विक ठोस पढ़ा। और चौथा पढ़ा अपन ने सहसंयोजक नेटवर्क। इन सभी के गुणधर्म पढ़ लिए, इनके एग्जाम्पल पढ़ लिए, सारे के सारे। ध्यान रखना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में उनके डिफरेंस भी करवा सकता है, उनमें अंतर भी करवा सकता है, उनके बारे में पूछ सकता है। और 2 टर्म आपको बताई थी, विषम दैशिकता और समदैशिकता, दोनों ही। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो क्या हो गया, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस अब तक, और उसके बाद में हो गए इन ठोसों के एग्जाम्पल। इस तरह से अपन ने ठोसों के प्रकार और उनके गुणधर्म पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे मेनली सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलीय संरचना या उनकी एकक कोशिका यूनिट सेल, किस तरह से सॉलिड बना होता है, किस तरह से पैकिंग होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, उनकी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो क्या आएगा, पार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा जो इस पार्ट का सबसे बेसिक है। तो ये तो क्या था, अपन ने थोड़ा पहले की बातें पढ़े हैं 10th स्टैंडर्ड तक की, ये चीजें आ जाती हैं। एक छोड़ के क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों को, तो अपन ने ठोसों के प्रकार और उनके उदाहरण पढ़ लिए। आज की क्लास यहीं तक होगी। आपको कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है कि सर कुछ गलती कर रहे हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए, मैं अपनी थ्योरी को क्या करूंगा, सुधारने की कोशिश करूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।